Welcome you once again. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये वीडियोस जो हैं आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल होंगी और आपके काम भी आ रही होंगी और आप जो है समझ भी रहे होंगे इनका। कहीं भी कोई डाउट होते हैं, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले जो है आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूँ। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमने एक टॉपिक लिया था। असेसमेंट के ही बेस पे जो है हमने अचीवमेंट लिया था, अचीवमेंट के टाइप्स हमने किए थे। उसके बाद हमने इवैल्यूएशन किया था और टूल्स एंड टेक्निक्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन टूल। राइट, टूल से आप समझ सकते हो कि जो भी हम असेसमेंट या इवैल्यूएशन में जो है हम टूल यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि हम जब बच्चों का असेसमेंट करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि किस बच्चे की इम्प्रूवमेंट कितनी हो गई है, कौन सा बच्चा पीछे रह गया है, कौन से बच्चे की स्किल्स में डेवलपमेंट हुआ है, कौन से बच्चे की ग्रूमिंग हुई है, किस बच्चे ने अच्छे से सीख लिया है, किस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, किस बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है, किस बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। जब ये सब जानने के लिए हम रेगुलर बेस पे बच्चे का असेसमेंट करते हैं तो ये असेसमेंट हम किस बेस पे करते हैं? हम टूल्स के ही बेस पे करते हैं, हम टेक्निक्स के बेस पे करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के बहुत डिफरेंट टाइप्स के टूल एंड टेक्निक हम यूज़ करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि बच्चे का जो है अपडेट क्या है, उसका जो है करंट स्टेटस क्या है, कि उसकी स्थिति सीखने के लिए क्या है, कहाँ तक जो है उसकी स्टडीज़ को लेके इम्प्रूवमेंट हुई है और कहाँ जो है वो किस स्तर पे जो है, कहाँ पर वो थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है हम कौन से मेथड्स को यूज़ करें, तो या हमें कहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है या उसके समझने में, उसको समझाने में कहाँ चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जो है हम इसको ही टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू जो है हम रेगुलर असेसमेंट करते हैं। तो यही हमारा टूल से मतलब है कि हम मेजरिंग कर रहे हैं कि बच्चे की स्टडीज़ में जो है कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है और कितनी इम्प्रूवमेंट की उसको ज़रूरत है, वो कहाँ तक पहुँच गया है। जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लेकर उसकी पहुँच कहाँ तक हो गई है, कहाँ तक उसको समझ में आ रहा है और कहाँ जो है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो असेसमेंट में जो है हम रेगुलर असेसमेंट जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि जो है हम बच्चे का इम्प्रूवमेंट अच्छे से कर सकें। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में बात की थी कि हम किस तरीके से बच्चे का टेस्ट बनाना चाहिए हमें, है ना। उसके हमने कुछ स्टेप्स भी लिखे थे कि उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट कौन सा है, उसका जो बाइफरकेशंस है उसमें वेटेज किस तरीके से दिए जाएंगे, किस तरीके का होना चाहिए। तो उसी के जैसा एक चीज़ यहाँ पर और है कि उस इवैल्यूएशन टूल जो आप बनाते हैं, जो आप टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, आप टूल को टेस्ट के नाम से भी बोल सकते हैं। जो हम वो टूल या टेस्ट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, जो हमारा टेस्ट पेपर है, ये जो हमारा टूल है जो हम असेसमेंट या इवैल्यूएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। मीन्स अगर हम सपोज एक जर्नल से एग्जाम्पल लें कि हम जो भी आपको पेपर दे रहे हैं तो क्या होना चाहिए, वो पेपर कैसा होना चाहिए कैरेक्टर, कि वो जो है एक तो वैलिड होना चाहिए, है ना। वैलिड का क्या मतलब है कि जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं, है ना, जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं वो जो हमारा पेपर है वो उस चीज को मेजर करे। हमने कोई चीज जिस काम के लिए रखी है वो उस उद्देश्य को पूरी करे, या हमने कोई भी सामान या कोई भी टेस्ट पेपर जो है जिस उद्देश्य के लिए बनाया है उस उद्देश्य को, उस टेस्ट पेपर को पूरा करना है। जैसे कि सपोज मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देके और समझाती हूँ कि जैसे कि ये पेन है तो इसका काम क्या है, इसका काम है लिखना। ठीक है, अब मैंने ये पेन किस उद्देश्य से लिया, मैंने ये पेन लिखने के उद्देश्य से लिखा कि मैं बोर्ड में लिखूं, अच्छे से डार्क हो, बहुत सारी चीजें हैं कि मैं देख के लूंगी कि ये डार्क चलता हो, इसमें इंक फुल हो, अच्छा चलता हो, लाइट ब्राइट हो, है ना। तो इसीलिए मैंने ये पेन खरीदा। अब क्या है, अगर मेरा जैसा कि मैंने सोचा था कि जिस उद्देश्य से मैं ये पेन ले रही हूँ अगर ये वैसा ही काम करता है, ठीक है, तो इट मीन्स ये वैलिड है कि मैंने सही चीज खरीदी है। कि कोई भी चीज जो है जिस उद्देश्य के लिए बनी है,
अगर वो चीज वो उद्देश्य पूरा करती है तो इट मीन्स वो वैलिड है। जैसे कि आपका फैन है, फैन का काम क्या है? हवा देना। तो जब तक आपका फैन हवा दे रहा है तो इसका मतलब वो अपना काम पूरा कर रहा है। ठीक है। आपकी घड़ी है, आपकी घड़ी का क्या काम है? वो घड़ी का काम है टाइम बताना। जब तक आपकी घड़ी जो है टाइम बता रही है इसका मतलब है वो वैलिड है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हो कई बार, है ना, आप 28 डेज के लिए, आप 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, या 1 ईयर के लिए जब आप लेते हो तो उस रिचार्ज का कराने का क्या उद्देश्य है कि ये आपका 1 साल तक चले। जैसे ही 1 साल खत्म हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि इसने अपना काम करना बंद कर दिया, है ना। जिस उद्देश्य के लिए हमने लिया था वो काम नहीं कर रहा है। अब उसकी वैलिडिटी उतने ही टाइम की थी, तो हम वही कहते हैं ना, कई बार कोई भी चीज अगर जो है काम करना बंद कर देती है या कुछ खराब सी हो जाती है या वो अपना काम नहीं कर रही, तो हम उसको क्या कहते हैं कि इस चीज की वैलिडिटी जो है खत्म हो गई है, इसने जो है अपना काम करना बंद कर दिया है। ठीक है। तो ये है हमारा वैलिडिटी। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वेदर द टेस्ट मेजर्स व्हाट एम्स टू मेजर। जिस एम के लिए कोई चीज बनाई गई है उस एम को वो पूरा करे। ठीक। टेस्ट व्हाट फॉर इट मेड फॉर, कि और टेस्ट भी जो है अपना एम पूरा करे कि जिस उद्देश्य से वो बनाया गया है। जैसे कि हमने टेस्ट पेपर बनाया, हम बच्चों पर अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं इस टेस्ट के थ्रू कि बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट है। अगर बच्चों में इम्प्रूवमेंट है तो इसका मतलब क्या है? हमारा टेस्ट वैलिड है। हमने इस टेस्ट को जो है जिस उद्देश्य से बनाया था कि हम बच्चों के अंदर देखें कि अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में बच्चों को कितना समझ में आया। अगर बच्चे जो है उसको अच्छे से कर लेते हैं तो इट मीन्स जो मेरा पेपर बना है वो बिल्कुल वैलिड बना है, मैंने सही उद्देश्य के लिए बनाया था और उस पेपर ने जो है मेरा उद्देश्य पूरा किया है। ठीक है। तो ये जो है हमारा सबसे पहले जो इवैल्यूएशन टूल है, ये टेस्ट है, या असेसमेंट के लिए कोई भी टेस्ट है, उसकी जो है पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी वैलिडिटी है। ठीक है। तो किसी भी टेस्ट पेपर को जो है वैलिड होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं करेगा पेपर तो हम उसको वैलिड नहीं कहेंगे। राइट। सेकंड आते हैं हम, अब है हमारा रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या होता है यहां से पढ़ेंगे, रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर। जैसे सपोज क्लास में स्टूडेंट है, मैंने कोई टेस्ट पेपर बनाया। ठीक है। मैंने टेस्ट पेपर बनाया, आज जो है मैंने 3 तारीख है, मैंने कुछ बच्चों को या एक स्टूडेंट को जो है मैंने वो पेपर करने के लिए दिया, मैंने टेस्ट पेपर करने के लिए दिया और मैंने उस पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए, मैंने 50 क्वेश्चंस दिए। आज जो है उस बच्चे के 50 में से 48 मार्क्स आए। ठीक है। चलिए एक आज की, फिर मैंने 5 दिन बाद जो है सेम बच्चे को जो है दोबारा से टेस्ट दिया, थोड़ा बहुत मैंने उसमें चेंजेस किया हल्का, 50 में से आज उसके जो है फिर 47 मार्क्स आए। तो क्या है, मैं जो है रेगुलर उसको अगर एक ही स्टूडेंट को एक ही पेपर दे रही हूँ और बार बार जो है रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है, तो क्या है, इट मीन्स जो आपका टेस्ट पेपर बना है वो रिलायबल है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो है हमें समझ में आ रहा है कि बच्चा एक्चुअली में खुद से कर रहा है, और क्योंकि सेम है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वही आ रही है, बार बार जो हम कंसिस्टेंसी देख रहे हैं उसकी, तो जो मेजर हम कर रहे हैं तो बार बार वो पेपर देने पे उसका रिजल्ट जो है सेम आ रहा है। तो जब हम कोई टेस्ट करते हैं और जब उसका रिजल्ट जो है 3-4 बार भी सेम ही रहता है, वो जो है चेंज नहीं होता है, तो इट मीन्स कि वो पेपर आपका रिलायबल है। दूसरे एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊं कि आप जो है 1 ग्लास पानी और एक थर्मस लीजिएगा, ठीक है, या कोई खुला कोई भी बर्तन है, तो वो बर्तन जो है सपोज करें कि वो 8 या 10 ग्लास में वो बर्तन पूरा भर जाता है। आप एक बार भरेंगे उसे 10 ग्लास लगेंगे, आप 4 दिन बाद भरें वो भगोना चाहिए, फिर भी उसमें 10 ही ग्लास आप पानी डालेंगे तो भी वो उतना ही भरेगा। आप 15 दिन बाद करें, आप 20 दिन बाद करें, लेकिन क्या है, हर बार जो है उसका रिजल्ट सेम ही रहेगा, तो इट मीन्स वो चीज जो है रिलायबल है। तो यही चीज जो है हमारे टेस्ट के साथ भी है कि टेस्ट हम जितनी बार भी बच्चों को देंगे, रिजल्ट जो है बच्चों का सेम ही रहेगा, तो इट मीन्स जो है आपका टेस्ट, ये इवैल्यूएशन टूल जो भी आप लगा रहे हैं वो जो है रिलायबल है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी कि किसी चीज की ऑब्जेक्टिविटी, अब पेपर की, टेस्ट के पेपर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कई बार क्या होता है कि क्लास में जब हम टेस्ट कराते हैं तो टीचर का एक तो पहली चीज मूड होता है ना,
टीचर के मूड पे डिपेंड करता है कि उसका मूड आज बहुत अच्छा है, सब बच्चों ने टेस्ट लिया, तो जिन बच्चों ने नहीं भी अच्छा किया था उनको भी जो है बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स दे दिए। एक दिन टीचर का मूड जो है बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत गुस्से में था, तो जिनके अच्छे भी मार्क्स आ रहे थे वो भी क्या हुआ, उन्होंने जो है उनको भी काट काट के मार्क्स दे दिए। ठीक है, एक स्थिति तो हमारी ये है। दूसरी स्थिति ये है कि कई बार क्लास में टीचर्स के कुछ प्रिय स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। प्रिय स्टूडेंट मीन कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा अपना काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं और टीचर की नज़र में हमेशा अच्छे रहते हैं। तो अगर वो बच्चा कभी नहीं भी आता या कुछ कमी भी होती है उसके अंदर, तो भी टीचर को वो, क्योंकि स्टूडेंट बहुत प्यारा है, तो वहाँ पे एक बायसनेस कहीं ना कहीं आ जाती है और वो जो है इन्फ्लुएंस करके हो, इन्फ्लुएंस, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस इसको जो कहते हैं, उस बेस पे जो है उसके कहीं ना कहीं वो अच्छी मार्किंग कर देता है ना। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टीचर का कहना नहीं सुनते या कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलतियां करी हुई होती हैं, तो वो जानबूझ के अगर अच्छा भी किया होता है तो उनके भी जो है मार्क्स कम कर देते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते, डोंट वरी, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। ठीक, तो क्या है ऑब्जेक्टिविटी, तो फिर वो पेपर जो है, वो मार्किंग जो है, वो टेस्ट पेपर में कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंट रिजल्ट होना चाहिए, हमारा जो भी टेस्ट है, जो भी उसकी चेकिंग है, वो जो है इंडिपेंडेंट रिजल्ट आना चाहिए उसका, अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। कोई भी इंडिविजुअल या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए उसमें टीचर के मूड का या कोई अच्छे स्टूडेंट का, या सबके लिए इक्वल होना चाहिए। नो बायसनेस, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि इसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। एक चीज और है, ऑब्जेक्टिविटी में जब हमने टेस्ट आइटम्स पढ़े थे तो वहां पे ऑब्जेक्टिविटी एक आया था, तो इसमें हम मोस्टली जो है सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम देते हैं। इस वाले टेस्ट में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही देते हैं, उसी का टेस्ट पेपर बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, है ना, इस टाइप के, कंप्लीट द सेंटेंस हो गए, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्टिविटी ज्यादा रहती है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। जब एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं तो मार्किंग करनी भी इजी होती है, और फिर चाहे उसको कितने भी टीचर चेक कर ले, किसी भी मूड से चेक कर ले, अगर एक नंबर है तो वो वहां पर मार्क्स नहीं काट सकते। अगर सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, तो वहां पे जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है पेपर की अच्छी मानी जाती है, कि एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं या पेपर होते हैं उनकी ऑब्जेक्टिविटी काफी हाई रहती है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डन और पुट इनटू एक्शन। प्रैक्टिकल मीन्स किसी उस चीज को अप्लाई करना, या हम कह सकते हैं उसको प्रैक्टिकली व्यवहार में लाना। जैसे कि टेस्ट मस्ट बी प्रैक्टिकेबल इन टाइम। हम कोई भी अगर टेस्ट बना रहे हैं तो सबसे जरूरी क्या है कि जो है वो टाइमली कंप्लीट हो। अगर कोई टेस्ट पेपर या टेस्ट जो है बहुत लंबा टाइम, या टूल जो है बहुत लंबा टाइम उसको बनने में लग रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। अगर जो है उसको एडमिनिस्टर करने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या बहुत ज़्यादा उसमें बैरियर्स आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो है उसमें दिक्कतें आ रही है, या वो नहीं प्रॉपरली जो है अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं उसमें, तो इट मीन्स कि वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। अगर उसको अप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, कि वो अप्लाई नहीं हो रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, वो इजीली अप्लाई नहीं हो पा रहा है, अगर हम उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसको मुश्किल आ रही है, या जो है सब लोग जो है उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या जो है उसको अप्लाई करने के लिए जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो सबको समझ में नहीं आ पा रही हैं, तो ऐसे टेस्ट भी जो है प्रैक्टिकेबिलिटी उन टेस्ट की नहीं मानी जाती। कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, कि हमें पता चल रहा है कि जब तक हम उस टेस्ट को जो है अप्लाई कर रहे हैं तो तब तक जो है उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि कई बार जो है अफोर्डेबल नहीं होती। तो ऐसा भी नहीं होता, अगर ऐसा कोई टेस्ट या टूल है तो इट मीन्स वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। एंड देन इज इंटरप्रिटेशन। अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें, अगर जो है उसको इंटरप्रिटेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है, वो नहीं हो पा रहा है जल्दी से अच्छे से, उसमें भी मुश्किलें आ रही है, तो इट मीन्स जो है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो वही वाला टूल प्रैक्टिकेबल होगा
जो कि आसानी से उसको व्यवहारिकता हम इसको बोल सकते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी को, कि हम व्यवहार में किस तरीके से उसको लाया जाए, एक्चुअली में उसको कैसे पुट इनटू एक्शन, कैसे उसका यूज किया जाए है ना। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू डन, कैसे उसको किया जाए, तो उसको वो तभी हम कर पाएंगे जबकि हमारा टूल जो है आराम से आसानी से टाइम में बन जाए, जबकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना हमारे लिए बहुत आसान हो, ईजी हो, अप्लाई हम उसको ईजी से कर सकें, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा ना हो, अफोर्डेबल हो, और उसको बहुत आसानी से जो है इंटरप्रेट किया जा सके। तो इसको हम कहते हैं किसी भी टेस्ट की प्रैक्टिबिलिटी। ये गुण जो है जरूर होने चाहिए उस टेस्ट में, अगर ये नहीं है तो इट मीन्स जो है वो प्रैक्टिकली सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन टूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। 100% नहीं बट 80% आप मान के चले कि आता ही आता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एक टॉपिक था। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टूल। अब इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।